हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है हाउ योगी डिस्ट्रॉयड माफिया राज। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्वयं लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इस एक्सक्लूसिव डॉक्यू सीरीज के एपिसोड 1 में हमने देखा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश किस लेवल का दलदल बन चुका था। डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सरकार अपनी। ये मत लगाया कर, बंद करा देंगे। ये लड़के हैं, गलती हो जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर एक सिटिंग मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है। 25 से भी ज्यादा पुलिस वाले अपने आंखों के सामने ये सब देखते हैं और फिर कोर्ट में खड़े होकर बोलते हैं कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और विकास दुबे जो 60 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस अपने सर पर लेकर घूम रहा था, उसे खुद सिस्टम बजा रहा था। एक तरफ माफिया सरकार से बड़ा बन चुका था और दूसरी तरफ पुलिस खुद रिश्वत का हिस्सा मांगने के लिए धरने पर बैठी हुई थी। और ऊपर से नेता लोग पब्लिक के पैसों से अपनी मूर्तियां, अपने मॉन्यूमेंट्स बनवा रहे थे। यानी कुल मिलाकर पूरा सिस्टम लिटरली अधर्म का इकोसिस्टम बन चुका था। और यूपी के ऐसे वायलेंट बैकग्राउंड पर 2017 में एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ, जिनको लेकर यूपी की जनता को लगने लगा था कि शायद यही वो सीएम है जो यूपी को इस दलदल से बाहर निकालेगा। और एपिसोड 1 के एंड में हमने ये देखा था कि कैसे सीएम की कुर्सी पर बैठते ही योगी जी ने 2 नई मर्सिडीज लेने से मना करने से लेकर कालिदास मार्ग के बंगलों से स्प्लिट एसीज हटवा देना, सबसे पहले ऐसे कुछ सिंबॉलिक सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे और पूरे सिस्टम को एक साइलेंट मैसेज दिया था कि अब यूपी में से लूटपाट खत्म, ऐशो आराम खत्म, अब से यूपी नए नियमों पर चलेगा। अब आगे अब इस एपिसोड में हम वो पार्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां से असली योगी राज शुरू होता है। और इसके लिए हम मेनली इन 2 चीजों को डेप्थ में जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। नंबर 1, ठोक देंगे पॉलिसी। इसमें हम देखेंगे कि एनकाउंटर्स का असली सीन क्या था, ग्राउंड रियलिटी क्या थी। और नंबर 2, बुलडोजर जस्टिस। इसमें हम देखेंगे कि ये सिर्फ ऊपर की बातें हैं या फिर इससे ग्राउंड पर भी माफिया का तांडव सच में खत्म हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द महाभारत ऑफ योगी वर्सेस माफिया। 2017 के तुरंत बाद यूपी में एक लाइन तेजी से वायरल होने लगती है कि अपराधी अगर सुधर जाए तो ठीक, नहीं तो ठोक दिए जाएंगे। अब नॉर्मली ऐसे जो डायलॉग्स होते हैं वो नेता लोग स्टेज पर खड़े होकर बस जनता को खुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस बार का सीन कंप्लीटली अलग था। योगी शासन के अंडर यूपी पुलिस ने क्या किया कि क्रिमिनल्स के सामने 2 ऑप्शंस रख दिए। एक, या तो सरेंडर कर दो या फिर एनकाउंटर के लिए रेडी हो जाओ। और ऐसा करके यूपी पुलिस ने सिर्फ 10 महीनों के अंदर 1100 प्लस एनकाउंटर कर दिए और धीरे धीरे ये नंबर 15-16 हजार तक पहुंच गए। देखते ही देखते 250 से भी ज्यादा लिस्टेड क्रिमिनल्स मारे गए। 30,000 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स या तो इंजर्ड हुए या फिर अरेस्ट हुए। अब यहाँ पर ना एक बात समझनी बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है कि किसी भी राज्य की शक्ति तलवार से नहीं बल्कि प्रजा के निर्भय मन से आती है। यानी जिस राज्य की प्रजा भय में जीती है वो राज्य ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। और योगी शासन ने जनता के मन का यही डर, यही भय काफी हद तक निकाल दिया। इस सबसे हुआ यूं कि जो क्रिमिनल इकोसिस्टम था उनके पास एक मैसेज गया कि तुम्हारे ऊपर अब सिर्फ एफआईआर नहीं चलेगी, गोलियां भी चल सकती। और जनता के पास ये मैसेज गया कि जिस आदमी को आज तक तुम सिस्टम के ऊपर समझते थे, अब सिस्टम उसके ऊपर चढ़कर बैठा है। और इसी को जनता ने एक नया नाम दे दिया, ठोक देंगे पॉलिसी। अब ये जो ठोक देंगे पॉलिसी है, यहाँ से 2 नैरेटिव्स बनते हैं। एक नैरेटिव कहता है कि योगी सरकार ने गुंडों को सीधा कर दिया है और अब यूपी के लोग रात को चैन की नींद सो सकते हैं। और वही दूसरा नैरेटिव ये कहता है कि योगी सरकार जो कर रही है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और जस्टिस के नाम पर कई सारे फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो फिर अब सवाल यह आता है कि असली सच क्या है। सो लेट मी टेल यू कि सच बीच में है और मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा। और यहाँ पर सबसे पहले वही नाम फिर से वापस आता है, विकास दुबे। पिछले एपिसोड में हमने विकास दुबे के बारे में डिस्कस किया था, जिसने 2001 में एक पुलिस स्टेशन में घुसकर एक सिटिंग मिनिस्टर को गोली से उड़ा दिया था। इवन उस पे 60 से भी ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस थे, लेकिन बावजूद इसके उसे 4 अलग अलग गवर्नमेंट्स ने कभी छुआ भी नहीं था। लेकिन यही विकास दुबे 2020 यानी योगी गवर्नमेंट के अंडर फिर से एक बार चर्चा का मुद्दा बन जाता है। 3 जुलाई 2020 कानपुर में आने वाला बिकरू विलेज, और यहाँ पर उस रात जो होने वाला था वो यूपी के पूरे क्राइम इकोसिस्टम का एक टर्निंग पॉइंट। क्या होता है कि रात के टाइम
यूपी पुलिस एक स्पेशल टीम को लेकर विकास दुबे को पकड़ने उसके घर जाती है। इसके अराउंड ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ना ही किसी मीडिया में इसके ऊपर कोई चर्चा होती है। पुलिस बहुत ही सीक्रेटली ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने का प्लान बना लेती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो होने वाला था वो पुलिस ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जैसे ही ये बात विकास दुबे को पता चलती है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही, तो वो उस पूरे मोहल्ले को लिटरली एक बैटलफील्ड बना देता है। उसके गुंडे बीच रास्तों में जेसीबीज और ट्रैक्टर्स खड़े कर देते हैं ताकि पुलिस की गाड़ियां आगे तक जा ही ना पाए। और यहाँ तक कि उस मोहल्ले के कई घरों पर उन लोगों ने वेपन्स रेडी करके रखे थे। और जैसे ही पुलिस इस बिकरू गांव में एंटर करती है तो अचानक से वहाँ हर तरफ से उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, जिसमें सर्कल ऑफिसर भी मार दिया जाता है। यानी एक तरह से विकास दुबे ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जमीन पे राजा अभी भी हम ही हैं। और इसके जवाब में योगी जी ने जो किया उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस पर योगी जी ने सिर्फ एक लाइन बोल दी जो कि आगे जाकर उनके पूरे पॉलिटिक्स का थीम ही बनी, और वो लाइन ये थी, विकास दुबे को पकड़ने के लिए एक स्टेट वाइड ऑपरेशन एक्टिवेट किया जाता है। और फिर आता है 7 जुलाई 2020। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया हुआ था और जब यूपी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तुरंत वहां जाकर उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले 3 दिन तक उसे कस्टडी में रखा जाता है और फिर 10 जुलाई 2020 को पुलिस उसे गाड़ी में डालकर उज्जैन से कानपुर ले जा रही होती है। सुबह का वक्त था और वहाँ पर एक हाई सिक्योरिटी कॉन्वॉय था, लेकिन इस बीच जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा हुआ था वो गाड़ी अचानक से पलट जाती है। इस पर पुलिस कहती है कि वो गाड़ी एकदम से स्किड हो गई और उसी बीच विकास दुबे ने पुलिस वालों से वेपन्स छीनने की कोशिश भी की, जिसके चलते वहाँ फायरिंग शुरू हो गई और इसी फायरिंग के बीचों बीच एनकाउंटर में विकास दुबे मार दिया जाता है। अब लीगल था या इलीगल था इस पर अभी थोड़ी देर में आएंगे हम, क्योंकि इस पर कोई भी ओपिनियन या जजमेंट देने के लिए हमें ऐसे ही एक और इंसिडेंट को डिकोड करना होगा। और ये कहानी है यूपी का सबसे बड़ा माफिया अतीक अहमद की। एक बात याद रखना कि एक ही इंसान के पास पॉलिटिकल पावर, गुंडागर्दी और पैसा, ये तीनों चीजें होना ये दुनिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बो है और अतीक अहमद के पास ये तीनों चीजें थी। प्रयागराज में एक समय ऐसा भी था जब वहाँ पर अतीक अहमद के नाम का कानून चलता था। लोग हंसी मजाक में बोल देते थे कि यहाँ का असली डीएम अतीक है, बाकी सब तो बस फाइल संभालने का काम करते हैं। ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, ये एमएलए रह चुका था, एक एमपी रह चुका था। इवन इसे जेल के अंदर डालो तो वहाँ से भी ये अपना नेटवर्क चलाता था और इसको लेकर यूपी में इतना खौफ था कि अगर ये जेल में भी होगा तो भी लोग जेल के बाहर उसका नाम लेने से डरते थे। लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, बेनामी प्रॉपर्टीज, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ऐसा कोई सेक्शन नहीं बचा था जिसमें इसका नाम ना आता हो। इस पर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, लेकिन ये सभी केसेस सिर्फ एफआईआर तक ही सीमित थे, क्योंकि कोई विटनेस कभी कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं था और जो कोर्ट तक पहुंचने की हिम्मत करता था वो फिर कभी घर वापस नहीं पहुंचता था। लेकिन एक दिन उमेश पाल नाम का एक बंदा उठकर सामने आता है और अतीक अहमद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए रेडी हो जाता है और यही वो पॉइंट था जहां से अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 2005 में राजू पाल, जो कि मायावती जी की पार्टी बीएसपी, उसके एक एमएलए थे, उनकी हत्या हुई थी और ये जो उमेश पाल थे वो उसके विटनेस थे। अब इसके 7 साल बाद यानी 17 अगस्त 2012 को अतीक अहमद उस वक्त यूपी के जो होम सेक्रेटरी थे उन्हें एक लेटर लिखता है कि ये जो उमेश पाल है उसने मेरे खिलाफ एक फॉल्स केस फाइल किया है और इसकी वजह से मेरी जो इमेज है वो खराब हो रही है और मेरी रिस्पेक्ट भी कम हो रही है। अतीक अहमद ने उस लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि उमेश पाल ने ऐसे कई लोगों के अगेंस्ट फेक केसेस फाइल की है जिसमें मेरा और मेरे भाई का भी नाम शामिल है और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए मैंने उमेश पाल को कई दफा मेरे घर पे भी मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। अब ये तो हुई 2012 की बात। उसके बाद भी ये केस कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर आता है साल 2023 और उमेश पाल को प्रयागराज की एक गली में सीसीटीवी कैमरास के सामने बिल्कुल किसी मूवी सीन की तरह ग्रेनेड और गोलियां चलाकर दिन दहाड़े उड़ा दिया जाता है। और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और उसके कुछ शूटर्स थे। हमें कानून सिखलाते हो, तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। अब उमेश पाल की न्यूज एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा बन जाती है। एक तरफ योगी सरकार अपने आप को ठोक देंगे राज के तौर पर पोजीशन कर रही थी और दूसरी तरफ एक की विटनेस दिन दहाड़े सड़क पर ठोक दिया जा रहा है और इसके चलते योगी सरकार पर फिर से सवाल उठने लगे कि देखो गुंडा राज अभी भी खत्म नहीं हुआ है और अपोजिशन आकर कह रही थी कि योगी का एनकाउंटर मॉडल फेल हो चुका है। विकास दुबे के टाइम भी उन्होंने यही लाइन बोली
और वही लाइन अब वो दोबारा बोल रहे थे, लेकिन इस बार वो सीधा अतीक अहमद के पूरे क्लैन को एड्रेस करके बोल रहे थे। और इस लाइन के बाद यूपी पुलिस ने जो किया वो माफिया पर लिटरली एक सर्जिकल स्ट्राइक था। उमेश पाल के मर्डर के सिर्फ अराउंड 1.5 महीने बाद यानी 13 अप्रैल 2023 को अतीक का बेटा असद अहमद, जिसने उमेश पाल का मर्डर किया था, उसका पुलिस दिन दहाड़े एनकाउंटर कर डालती। इवन उसके सर पे यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। उसके बाद उसके गैंग के कई लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इस कहानी का मेन विलन अतीक अहमद अभी भी बाकी था और असद के एनकाउंटर के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 15 अप्रैल को अतीक अहमद को लाइव टीवी पर मार दिया जाता है, जो आज तक पूरे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारा वो सवाल आता है कि योगी सरकार ये एनकाउंटर्स कर रही थी, क्या वो कानून के दायरे में फिट बैठते भी थे और क्या ये सरकार की जाती नहीं है? और ये सवाल उठने लाजमी भी है क्योंकि जितने एनकाउंटर्स हुए हैं उनमें से 250 से भी ज्यादा एनकाउंटर्स ऐसे थे जिनमें उन लोगों के अगेंस्ट बस ट्रायल्स चल रहे थे, वो लोग प्रूवन क्रिमिनल्स नहीं थे। अब ये सब कितना लीगल है और कितना इलीगल है इस पर भी हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि इस मामले में कोई भी जजमेंट में जल्दबाजी में देना ही नहीं चाहता, वरना अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए हमें इस एपिसोड का जो अगला सेक्शन है बुलडोजर जस्टिस, उसे एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। माफिया या गुंडा राज को खत्म करने के मेजरली 2 तरीके होते हैं। पहला कि माफिया के मन में इस लेवल का डर पैदा कर दो कि किसी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी उसकी हिम्मत ना हो। और इसका दूसरा तरीका होता है कि उनकी जिंदगी भर की पूरी काली कमाई पर ही सीधा अटैक कर दो, जिससे कि वो फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाए। अब इसका जो पहला तरीका है कि माफिया के मन में डर पैदा कर दो, उसके लिए योगी सरकार ने का रास्ता चुना, जिसके चलते 10,000 से भी ज्यादा इसने खुद से आकर सरेंडर कर दिया। और माफिया को खत्म करने का जो दूसरा तरीका है, उन्हें फाइनेंशियली अनस्टेबल करना, उसके लिए योगी सरकार ने एक नया रास्ता चुना, एंड दैट वाज बुलडोजर जस्टिस। और इसी वजह से योगी को बुलडोजर बाबा ये भी नाम मिला। पहले क्या होता था कि ये जो माफिया और गुंडे होते थे वो लोगों की जमीनें डरा धमका कर हड़प लेते थे। उस इलीगली और डरा धमका कर हड़पी हुई जमीन पर बैठकर ये गुंडे करप्टेड नेता और ऑफिसर्स बैठकर चाय सुट्टा मारते थे, और वो गरीब जिसकी जमीन छीन ली जाती थी वो बेचारा दिन रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता फिरता था। लेकिन योगी जी ने क्या किया कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ये जितने भी माफियाज थे और इनके अलावा और भी जो लोकल डॉन्स वगैरह थे, उन सब पर गैंगस्टर एक्ट प्लस रेवेन्यू एक्ट प्लस लोकल बाई लॉज, ये सभी के सभी एक्ट्स एक साथ लगा दिए। और इससे हुआ यूं कि इन गुंडों ने इलीगल लैंड पर जितने भी फार्म हाउसेस खड़े किए थे, अपनी अपनी आलीशान हवेलियां बनाई थी, खुद के होटल्स, बेनामी प्लॉट्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खड़े किए थे, उन सब पर बुलडोजर चढ़ा दिया। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शुरू के 4-5 सालों में माफिया की अराउंड 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इलीगल प्रॉपर्टीज या तो डिमोलिश की गई या फिर सीज हो चुकी थी। और इन 1000 करोड़ में से 500 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टीज सिर्फ टॉप 33 माफियाज और खासकर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और सुंदर भाटी इनको बिलोंग करती। अब यहाँ पर कई क्रिटिक्स ने एक सवाल उठाया कि क्या ये सब ड्यू प्रोसेस के साथ हो रहा है या बस माफिया का नाम लेकर एक आम आदमी के घर पर भी बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि इलीगल हिस्सों पर बुलडोजर चढ़ाते वक्त कुछ लीगल हिस्सों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब और मिडिल क्लास लोग थे वो कहीं ना कहीं इस सब से बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, क्योंकि भले ही कुछ केसेस में सरकार अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही थी, लेकिन एटलीस्ट अब लोगों के मन में पहले माफिया को लेकर जो डर था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और शायद इसीलिए आज यूपी में होली के टाइम बुलडोजर शेप्ड स्प्रिंकलर्स बिकते हैं, दिवाली में बुलडोजर नाम के फटाके बिकते हैं, और बच्चों के टॉयज में बुलडोजर वन ऑफ द बेस्ट सेलर बन चुका है। एंड दिस शोज कि इस बुलडोजर जस्टिस के चलते यूपी में कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो चुका है। अब ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म भी है और उसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, वरना डिसऑनेस्टी हो। कुछ जगह प्रोसीजर में शॉर्टकट्स लिए गए हैं, कुछ केसेस में इनोसेंट फैमिली मेंबर्स को भी कोलैटरल डैमेज फेस करना पड़ा है। लेकिन देखा जाए तो सच ये भी है कि 2017 से पहले तक यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इस लेवल तक गिर चुका था कि लोग अब सरकार से सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई एक ऐसा लीडर पावर में आए जो इन गुंडों को धक्के मारकर सिस्टम से बाहर फेंक दे। और 2017 के बाद यूपी की जनता पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी कि जो लोग उनकी मिट्टी पर कब्जा करके बैठे थे वो खुद अब मिट्टी में मिल चुके थे। और अब अगर हमारे उस सवाल पर आए कि योगी सरकार ये जो एनकाउंटर्स कर रही है क्या वो कानून के दायरे में फिट बैठते भी है और क्या ये सरकार की जाती नहीं है, तो सबसे पहले तो खुद योगी जी का ये स्टेटमेंट सुनो। और हम लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा टिकट काटने के लिए कि जहन्नुम जाना है। देखो अभी आपको अच्छे से पता है कि 2017 से पहले यूपी का क्या हाल था, और कोई कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन ऐसे स्टेट में सिर्फ फाइल बेस्ड रिफॉर्म से काम चल ही नहीं सकता था। वहाँ कोई ना कोई शॉक थेरेपी ही चाहिए थी, और योगी जी ने एग्जैक्टली वही किया। फियर, फोर्स, बुलडोजर, लॉ सबकी गुट्टी बनाकर माफिया को पिला दी। अब क्या इसमें कई लिमिट्स क्रॉस हुई है? बिल्कुल हुई है।
क्या इसमें से कुछ चीजें फ्यूचर में रिव्यू होनी चाहिए? ये भी बिल्कुल होना चाहिए। क्या कुछ केसेस में लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज किया गया? हाँ, ये भी कई केसेस में देखने को मिला है। लेकिन जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि एक सच ये भी है कि 2017 के बाद यूपी की जनता को पहली बार ऐसा लगने लगा है कि अब वो अपने स्टेट में बिल्कुल सेफ है और रात में बेखौफ होकर चैन की नींद सो सकते हैं। और अब यूपी की महिलाएं बिना किसी डर के अपने घर से बाहर निकल सकती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि धर्म का आशय यदि छल है तो छल ही धर्म है। और इसी से मिलती जुलती बातें कई बार खुद योगी जी ने भी अपने इंटरव्यूज में कही है। तो अब तक इस एपिसोड में हमने ठोक देंगे पॉलिसी और बुलडोजर जस्टिस ये दो चीजें देखी। हमने देखा कि कैसे योगी जी ने गोली और बुलडोजर दोनों को एक साथ यूज करके माफिया और गुंडा राज को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ तक हमने योगी जी के लाइफ के सिर्फ उस पार्ट को डिस्कस किया जब वो ऑलरेडी एक सीएम बन चुके थे और उनके हाथ में पावर आ चुकी थी। लेकिन वो यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये कहानी अपने आप में किसी मूवी से कम नहीं। उनकी पर्सनल लाइफ ऐसी ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जो सुनने में बिल्कुल ही अनरियल लगती है। योगी आदित्यनाथ अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं गए थे। उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया है। उनकी बहन आज भी एक छोटा सा किराना दुकान चलाती है। अगर योगी जी चाहे तो एक कॉल घुमा के अपनी बहन को एक आलीशान घर में शिफ्ट करा सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो उन्हें ये सब करने से रोक रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये सब एक फेक पीआर है जैसे आजकल हर पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी करता है, या फिर ये सब उतना ही सच है जितना दिखाया जाता है? और हमारा वो सवाल कि क्या योगी जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये सब कुछ देखेंगे हम इस एक्सक्लूसिव डॉक्यू सीरीज के लास्ट एपिसोड में। इसलिए उसे मिस नहीं करना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यानी कि एक और पार्ट इसका आएगा। कल भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट देखा था और उसमें भी हम लोगों ने योगी जी की लाइफ से रिलेटेड वीडियो देखी थी कंप्लीट। आज के पार्ट में जो वीडियो का हम लोगों ने मेनली हिस्सा देखा है, जो अतीकुर रहमान है ना, उसके बारे में तो वीडियो हम लोगों ने नीतीश राजपूत की वीडियो में देखा था कंप्लीट के क्या क्या किया, किस तरीके से मतलब वो चीजें हुई पूरी डिटेल में उसमें बताया गया था। और जो विकास दुबे, हाँ, इनके बारे में हमें आज पता चला है। बल्कि जब इनका वो सीन हुआ था ना, तो तब जो है न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड जो है वो रही थी विकास दुबे का। सोशल मीडिया पर, यानी कि खासकर ट्विटर की बात हुई, रिसेंट टाइम्स की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको जो है एक हलचल वो जो है तब नज़र आई थी। वैसे यार हकीकत ये है कि अगर आपने चेंज लेकर आना है ना, तो आपको कड़े स्टेप जो है वो लेने पड़ते हैं। आपको जो है ना ऐसे स्टेप जिसमें आपको पता है कि भाई आलोचना तो बहुत ज़्यादा होगी, क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म फेवर के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके हित में जाती हैं, लोगों की वेलफेयर में जाती हैं, तो वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। देखो जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं उसमें कड़े स्टेप लेने ही मतलब ज़रूरी थे। और जब तक मुझे लगता है कि सख्ती नहीं ना होती इन चीज़ों में, फिर आप मतलब उस तरह से जनता जो है, जो आम जनता, वो सर्वाइव नहीं कर पाती। लाइक एक डर का माहौल होना, फिर बीच में जिस तरीके से लड़कियों को लेकर प्रॉब्लम, फिर आपकी अपनी मतलब मेहनत की कमाई और उसको जो मर्जी जो है वो बंदूक की जोर पर बिल्कुल लूट कर ले जाए। लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ, ये माफिया जितने भी होते हैं, और हम लोग क्योंकि मूवीज़ में ज़्यादातर ये चीज़ें देखते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि लाइक वाकई में जिस तरह की इनकी हरकतें होती हैं, जैसे पुलिस पर इतनी ज़्यादा गोलियाँ चला दी और पूरा गांव जो है, जो विकास दुबे का जो एक तरीका रहा कि उनको जब पकड़ने के लिए आने लगे, तो मैं ये बात सोचती हूँ कि मूवीज़ वाला ही सीन आपको लग रहा होता है जब आपको सारी स्टोरी बताई जा रही होती है। बट मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं कर रही तो उसके लिए अकाउंटेबल भी होना चाहिए। तो क्योंकि सिर्फ एक साइड जो है वो सही नहीं रहती, बैलेंस इसी तरीके से मेंटेन रहता है कि जब आप कह लो कि दोनों ओपिनियन जो है वो आपको सुनने को मिलती हैं। बाकी अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे उनकी लाइफ के बारे में कि कौन सा चैप्टर हम लोग को सुनने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि जो लोग यूपी से हैं, मतलब उन लोगों ने तो पूरा ये टाइम देखा होगा, ये फेज़ उन लोगों ने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा या उनके बड़ों ने एक्सपीरियंस किया होगा,
तो अभी मतलब क्या किस तरह से उनको फील होता है, चेंज आपको कितना नजर आता है एग्जैक्टली उस टाइम से लेकर अब तक कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना, गुड बाय।